नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का टॉपिक है आपका प्रोविजंस एज टू बेल एंड बेल बॉन्ड्स, यानी कि आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लॉ रिलेटिंग टू बेल एंड बॉन्ड्स। यह जो आपका बेल को लेकर प्रोविज़न है यह दिया हुआ है चैप्टर 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। तो दोस्तों, बेल के प्रोविज़न्स को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज़ बेल बॉन्ड एंड व्हाट इज़ बॉन्ड। यह तीन डेफिनेशन जो है आपके नए जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ हैं उसमें दिए हुए हैं, यानी BNSS जो आपका नया प्रोसीजर लॉ है उसमें यह तीनों डेफिनेशंस दिए हुए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ तीनों डेफिनेशन के बारे में क्योंकि जो आपका पुराना जो प्रोसीजर लॉ था CRPC 1973 उसमें बेल या बेल बॉन्ड या बॉन्ड को लेकर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई थी, उसकी कोई भी परिभाषा नहीं दी गई थी। तो सबसे पहले बेल के प्रोविजंस को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज़ बेल और बेल बॉन्ड और बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ बेल। बेल मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ। दो पार्ट में से समझिएगा। बेल मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन, किसका रिलीज करना है, किसे छोड़ना है, तो एक्यूज्ड को छोड़ना है। जो एक्यूज्ड है उसको छोड़ना है, या जो सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या जिसके ऊपर संदेह है कि उसने किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, यानी कि या तो जो एक्यूज्ड है उसको रिलीज़ करना है, या जिसके ऊपर संदेह है, जो सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर संदेह भी है कि उसने इस तरह का कोई क्राइम किया है, तो उसको भी छोड़ने की यहाँ बात हो रही है। कहाँ से छोड़ने की बात हो रही है, तो फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ का मतलब, कस्टडी ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि यह जो दोनों पर्सन है, या तो एक्यूज या जो सस्पेक्ट है, इन दोनों को छोड़ने की बात हो रही है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। कस्टडी ऑफ लॉ का मतलब हो गया जेल, यानी कि प्रिजन में है, यह जेल में है। अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। साफ साफ मतलब बेल का है कि बेल का मतलब हो गया कि ऐसे पर्सन जो कि एक्यूज्ड हैं या फिर किसी अपराध में ऐसा लगता है कि वह उस अपराध में वह शामिल हैं, उन्होंने यह अपराध किया, यानी सस्पेक्ट हैं, वो संदेह है उन पर, तो यह दोनों पर्सन जो है इनको रिलीज़ करना है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। कस्टडी ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि जेल से, ठीक है, जेल से, क्योंकि जो जेल है आपका प्रिजन है वो ऐसे ही नहीं है कि किसी को पकड़ के और जेल में डाल दिया, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के तहत होता है। तो उसी को ये टर्म दिया गया फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, अपॉन सर्टेन कंडीशन। तो वो कंडीशन होगी, किसी कंडीशन पर, किसी शर्त पर उनको छोड़ा जाएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, किसी शर्त के हिसाब से किसी कंडीशन पर उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन वो कंडीशन कौन लगाएगा, तो कंडीशन लगाएगा इम्पोज्ड बाई एन ऑफिसर और कोर्ट, या तो ऑफिसर का मतलब हो गया पुलिस ऑफिसर, या फिर कोर्ट के द्वारा, जो न्यायालय है उसके द्वारा उन्हें छोड़ा जाएगा। कैसे छोड़ा जाएगा, तो ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड या बेल बॉन्ड, यानी या तो बॉन्ड, यानी जो पर्सनल बॉन्ड है उनका, ठीक है, यानी निजी मुचलके पे कहा जाता है, या तो उस पर उनको छोड़ा जाएगा, या बेल बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा। बेल बॉन्ड का मतलब होगा कि श्योरिटी, यानी कि ऐसे जो एक्यूज्ड हैं या जो सस्पेक्ट हैं उनको कहा जाएगा ठीक है हम आपको जमानत पे तो छोड़ते हैं, बेल पे तो आपको छोड़ते हैं, तो या तो वह कहेंगे कि आपके जो पर्सनल बॉन्ड है, निजी मुचलका है, उसी पे हम आपको छोड़ देंगे, कोई श्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप ही अंडरटेकिंग दीजिएगा और लिखिएगा कि ठीक है मुझे इस तारीख को रिलीज़ किया जा रहा है, जमानत पे मुझे छोड़ा जा रहा है, और मैं जो भी शर्तें हैं जमानत की उन्हें मैं मानूंगा। समय समय पर जब भी इन्वेस्टिगेशन में मेरी आवश्यकता होगी मैं आऊँगा, पूछताछ के लिए मुझे बुलाया जाएगा मैं आऊँगा, न्यायालय में मुझे जिस तारीख को बुलाया जाएगा, जब भी तारीख लगेगी उस तारीख को मैं आऊँगा। तो ये हो गया आपका पर्सनल बॉन्ड पे। और बेल बॉन्ड पे होता है कि दो श्योरिटी लगते हैं, दो जमानतदार होते हैं। एक्यूज्ड के अलावा 2 पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए, जितने भी श्योरिटी की ज़रूरत होगी उतने श्योरिटी की यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है, और वह कहते हैं कि ठीक है ये फला व्यक्ति है, मैं इसका जमानतदार हूँ, और यह व्यक्ति फला तारीख को, जब भी तारीख कोर्ट की होगी यह आएंगे,
ठीक है, ये सारे कंडीशंस उसमें दिए होते हैं। तो ये हो गया आपका बेल बॉन्ड। अब पर्सन की बात हो रही, मैंने कहा ना कि पर्सन कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बेल मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन। तो पर्सन का मतलब हो गया पर्सन एक्यूज्ड ऑन ऑफेंस। तो यहाँ जिस पर्सन की बात हो रही है, जिस पर्सन के रिलीज की बात हो रही है, वह पर्सन हो गए आपको पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, या फिर पर्सन सस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। या तो वह एक्यूज्ड होंगे या फिर सस्पेक्ट होंगे। किस चीज़ के सस्पेक्ट होंगे? कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी उन्होंने कोई अपराध किया होगा। और वह पर्सन रिलीज कैसे होंगे? वह रिलीज होंगे आपको, वही मैंने कहा आपको, बेल बॉन्ड या बॉन्ड। तो सेक्शन 2B जो है, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है बेल को, जो भी हमने चर्चा किया है, सेक्शन 2B में बेल को डिफाइन किया गया है। वहीं अगर सेक्शन 2D में आते हैं तो यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? बेल बॉन्ड का मतलब हो गया एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। भाई एक्यूज पर्सन है, वो अंडरटेकिंग लेगा, वो अंडरटेकिंग इस बात का अंडरटेकिंग लेगा, यह वचन देगा न्यायालय को या फिर ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, कि मुझे जो रिलीज़ किया जा रहा है बेल पर, जमानत पर, ठीक है, मैं सारी शर्तों को मानूंगा और यह 2 जमानतदार भी मैं देता हूँ, 2 जमानतदार भी मैं देता हूँ। और जब भी तारीख होगी मैं न्यायालय में हाजिर रहूँगा, इन्वेस्टिगेशन में जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं पूरा सहयोग करूँगा। जब भी मुझे पूछताछ के लिए, मामले के इन्वेस्टिगेशन से संबंध किसी भी तरह की पूछताछ के लिए मुझे बुलाया जाएगा तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। तो यह अंडरटेकिंग दिया जाता है। तो यह बेल बॉन्ड में हो गया कि श्योरिटी के साथ होता है। वहीं बॉन्ड की अगर बात करें तो यह पर्सनल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब हो गया पर्सनल बॉन्ड, यानी कि किसी श्योरिटी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, किसी जमानतदार की ज़रूरत नहीं है। खुद जो एक्यूज्ड है वो खुद अंडरटेकिंग लेगा, खुद अंडरटेकिंग लेगा। यहाँ किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। बेल बॉन्ड में 2 पर्सन हो गए, उनकी ज़रूरत मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे होती है कि 2 पर्सन एक्यूज के अलावा 2 और लोग होंगे, वह उसकी श्योरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पर किसी श्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी जमानतदार की ज़रूरत नहीं। यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड होता है, उसे पर्सनल बॉन्ड कहा जाता है। यह आपको सेक्शन 2E में दिया हुआ है बॉन्ड। बेल बॉन्ड दिया हुआ है 2D में और बॉन्ड दिया हुआ है 2E में। ये बॉन्ड का मतलब हो गया, बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड, निजी मुचलका, और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। यही अंतर है। बेल बॉन्ड में विद श्योरिटी होता है और जो बॉन्ड होता है वह विदाउट श्योरिटी होता है। यानी खुद के निजी मुचलके पर अगर एक्स ने कोई क्राइम किया है तो वही कहेगा कि ठीक है, इतनी तारीख को जब भी कोर्ट में कोई भी मामला होगा मैं वहाँ हाजिर रहूँगा, मुझे आज जमानत पे रिहा करा जा रहा है, जो भी शर्तें हैं उस शर्तों का मैं पालन करूँगा। तो ये हो गया आपको बेसिकली बॉन्ड और आपको बेल बॉन्ड और बॉन्ड, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको हो गई। तो बेल बॉन्ड में साफ साफ समझ में आ गया आपको कि बेल बॉन्ड होता है कि एक अंडरटेकिंग एक्यूज के द्वारा ली जाती है विद श्योरिटी, और जो बॉन्ड होता है वह आपको विदाउट श्योरिटी लिया जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होंगे, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। तो बेल हो गया आपको सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है बेल, 2D में डिफाइन किया गया है बेल बॉन्ड और 2E में डिफाइन किया गया है बॉन्ड। तो यह 3 चीज़ें आप इस नए प्रोविज़न जो नया कानून है उसमें दिया हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। और CRPC में यह तीनों टर्म को डिफाइन नहीं किया गया था। तो यह आपको समझना और जानना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा और किस प्रोविज़न के तहत दिया है यह भी आपसे पूछा जाएगा। अब हम आते हैं जो आपके प्रोविज़न्स हैं लॉ रिलेटिंग टू बेल, उस पर। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न्स रिलेटिंग टू बेल अंडर BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जो बेल के प्रावधान हैं उसे अभी हम लोग कवर करेंगे। तो बेल इन बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 436 CRPC आपको याद होगा। सेक्शन 436 CRPC में जो बेलेबल ऑफेंस होते थे उसमें कैसे बेल मिलेगा, उसी को लेकर चर्चा करेंगे हम लोग। तो जो नया कानून है आपका BNSS, इसमें सेक्शन 478 है, वही 436 CRPC नया जो आपका प्रोसीजर लॉ आ गया है उसमें सेक्शन 478 है। तो सेक्शन 478 कहता है बेल इन बेलेबल ऑफेंस, यानी वेयर अ पर्सन एक्यूज ऑफ ए बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन, या तो अरेस्ट किया गया है या उसे डिटेन किया गया, यानी कि उसे या तो गिरफ्तार किया गया है या उसे हिरासत में लिया गया है, ठीक है, विदाउट वारंट और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट एंड इज प्रिपेयर टू गिव बेल, द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट हैविंग सच कस्टडी ऑफ सच पर्सन शैल रिलीज हिम ऑन बेल। इसमें साफ साफ है कि कोई एक्यूज्ड है
या तो उसे गिरफ्तार किया गया है या उसे हिरासत में लिया गया है, तो वैसी स्थिति में अगर वह न्यायालय के समक्ष उस एक्यूज को गिरफ्तार करके लिया जाता है और वह बेलेबल ऑफेंस है यानी जमानती अपराध है, तो वैसी स्थिति में अगर वह अपना जो बेल की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए तैयार है, यानी जो बेल बॉन्ड है या बॉन्ड फर्निश करने के लिए वह रेडी है, तो उसे बेल पर रिलीज किया जाएगा। यही बात कहा गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर एन अंडर ट्रायल, यानी कि जो अंडर ट्रायल जो हमारे प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जिनका अभी ट्रायल चल रहा है, केस की सुनवाई चल रही है, उनको मैक्सिमम कितने पीरियड तक आप अपने हिरासत में रख सकते हैं। कोई तो टाइम लिमिट होगी, उसके बाद आपको उनको बेल पर रिहा करना है, उनको छोड़ना है बेल पर जमानत पर। यह थोड़ी है कि आप उनका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल मान लीजिए कई सालों तक ट्रायल चल रहा है, तब तक आप सज़ा से भी ज़्यादा दिन के लिए आप रखिएगा। मान लीजिए 3 साल तक की सज़ा है, ठीक है, किसी ऑफेंस में मान लीजिए 3 साल तक की सज़ा है और उसके सुनवाई में 5 साल लग जाएगा, तो क्या 5 साल तक के लिए वो जेल में ही रहेगा? ऐसा नहीं होता है। तो उसी कंडीशन में कहा गया है कि भाई मैक्सिमम पीरियड कब तक उसको रखिएगा आप। सुनवाई तो कई सालों तक चल रही है, सज़ा 3 साल का ही है, सुनवाई 10 साल तक चलेगी, तो पता चला कि जितना सज़ा है उससे भी ज़्यादा दिन के लिए वो बेचारा जेल में ही रह रहा है। और उसका वजह क्या है कि भाई सुनवाई चल रही है, सुनवाई लंबे समय तक चल रही है। तो इसी के लिए यह प्रावधान दिया गया है आपको। सेक्शन 436A था आपका CRPC में, याद होगा ये सेक्शन 436A। तो ये प्रोविज़न दिया गया है आपको, जो नया कानून है प्रोसीजर, उसमें सेक्शन 479 के सबसेक्शन 1 के तहत। तो इसमें दिया हुआ इफ़ अ पर्सन मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर एन अंडर ट्रायल, इसमें कहा गया है कि इफ़ अ पर्सन नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैरिंग डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपराधी न हो, किस चीज़ का अपराधी न हो? डेथ पेनाल्टी, यानी कि उसको सजाए मौत न दी गई हो, डेथ पेनाल्टी न दी गई हो, सजाए मौत न दी गई हो, न उम्र कैद की सजा हो, तो वैसे व्यक्ति को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल हैज़ अंडरगोन डिटेंशन फॉर ए पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for the offence under that law, he shall be released by the court on his personal bond with or without surety। इसका मतलब यह है कि जितनी सज़ा है, मान लीजिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है और कोई आदमी जेल के अंदर बंद है, तो मान लीजिए कि अगर कोई अपराध है जिसके लिए 6 साल तक की सज़ा है, तो उसने अगर 3 साल वो जेल में बिता लिया है, 3 साल, तो उसके बाद उसको रिलीज़ करना है बेल पर। यही बात कही गई है, ठीक है, कि अगर आधा सज़ा वो काट चुका है, जितनी सज़ा है, जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट मान लीजिए 6 साल का है, ठीक है, और उसमें उसने आधा सज़ा काट लिया है, ठीक है, आधा सज़ा उसने काट लिया है, जैसे कि 3 साल वह जेल में रह लिया है, तो वैसी स्थिति में उसे जेल से आपको छोड़ा जाएगा। यही बात कहा गया है, उसे जेल से उसको छोड़ दिया जाएगा। कैसे छोड़ा जाएगा? तो ऑन बेल जमानत पर उसे छोड़ा जाएगा, और उसके लिए वही कंडीशन है कि या तो उसके पर्सनल बॉन्ड पर या फिर जो उसको बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड पे उसको छोड़ा जाएगा। यह बात कही गई है। एक चेंज हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी किसी ने पहली बार कोई अपराध किया, उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उसने अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो वैसी स्थिति में ऐसे जो अपराधी हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न दिया गया? तो उनके लिए प्रोविज़न दिया गया है कि हु हैज़ नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, वो पूर्व में पहले कभी भी वह पूर्व में उन्होंने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है, उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, किसी भी प्रकार के अपराध के लिए उनको सज़ा नहीं दी गई है, तो ऐसे ऑफेंडर को, ऐसे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 1/3 अगर वो सज़ा काट लिए हैं मैक्सिमम, अब 1/3 क्या हो गया? 1/3 हो गया आपको, मान लीजिए 6 साल है तो उसमें अगर 2 साल तक का सज़ा वो काट लिए, ठीक है, 2 साल तक का अगर वह सज़ा काट लिए, 1/3 हो गया। अगर 1/3 कर दिए 6 का, तो उसको आप देखिए डिवाइड करके उसमें देखिए, तो 2 साल, तो यानी 2 साल तक का अगर वो सज़ा काट लिए हैं, टोटल सज़ा है उस क्राइम का, उस अपराध का 6 साल, लेकिन 2 साल वह अगर जेल में वो बिता लिए हैं तो उनको भी रिलीज़ किया जाएगा बेल पर। यही बात कही गई है इसमें, ठीक है।
तो यह दो प्रोविज़न हो गया, बेल इन बेलेबल ऑफेंस और मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन फॉर एन अंडर ट्रायल। यानी अंडर ट्रायल जो एक्यूज्ड हैं, अंडर ट्रायल यानी जिनका अभी न्यायालय में विचारण चल रहा है, अभी उनके मामले की सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो ऐसे लोगों को भाई कब तक जेल में रखिएगा, उनको भी तो रिलीज़ कीजिएगा। ऐसा थोड़ी है कि जितना सज़ा है उससे ज़्यादा दिन के लिए, अभी लंबी सुनवाई चल रही है, उन्हें आप जेल में ही रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो जनरल रूल है कि आधी सज़ा अगर वह काट चुके हैं ट्रायल सुनवाई के दौरान तो उन्हें बेल पर रिलीज़ करना है। और अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंडर है तो उन्हें भी आपको रिलीज़ करना है 1/3 अगर वो सज़ा काट लेते हैं, ठीक है, 1/3 यानी उनको और ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। तो अगर अपराधी है वह और आधा सज़ा उसने काट लिया है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। 6 साल का मान लीजिए सज़ा है तो उसको 3 साल अगर उसने काट लिया है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसने 1/3 अगर सज़ा काट लिया है, 6 साल की सज़ा है तो 1/3 अगर उसने जेल में समय बिता दिया है तो उसको 2 साल यानी 6 साल का 1/3 हो गया 2 ईयर्स तक अगर उसने सज़ा जेल में रह के काट ली है तो उसको जेल से उसको रिलीज़ करना है। लेकिन वह अपराध ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिसमें कि सज़ा आपको डेथ पेनल्टी हो, यानी वो हीनियस क्राइम है। तो हीनियस क्राइम जो इन्होंने किया है उनको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। वह हीनियस क्राइम में क्या सज़ा मिलती है, डेथ पेनल्टी या फिर उम्र कैद, ठीक है, यह इसका एक्सेप्शन हो गया। वहीं पर एक और एक्सेप्शन है, वह कहा जाता है सेक्शन 479 के सबसेक्शन 2 के तहत। इसमें कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्यूज्ड है जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, मल्टीपल केसेस हैं उसके साथ, तो भाई वो बहुत बड़ा अपराधी है, हिस्ट्री शीटर कोई है, तो उसको इस प्रोविज़न का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे नहीं रिलीज़ किया जाएगा। इस आधार पर उसको बेल नहीं मिलेगा कि उसने आधी सज़ा काट ली है जेल में या फिर 1/3 है, उसने सज़ा 1/3 सज़ा काट लिया है तो उसको जमानत पर रिहा कर दो, उसे नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, मल्टीपल केसेस जिनके ऊपर हैं, बहुत सारे केसेस हैं, वह कोई हिस्ट्री शीटर है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर एक और प्रोविज़न है कि जो जेल के सुपरिटेंडेंट है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी अनजान जगह कहीं उसकी गिरफ्तारी हो गई है, पता नहीं ना उसके परिवार वालों को पता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में भी एक प्रावधान दिया गया है। जो जेल के सुपरिटेंडेंट है, बहुत लोग को अपने अधिकार पता भी नहीं होते हैं, आम पब्लिक को भी नहीं पता होती है, तो वैसी स्थिति में जो जेल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, कारा अधीक्षक जो होते हैं, ठीक है, वो हेड ऑफ द जेल होते हैं। तो उनकी ड्यूटी है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द एक्यूज्ड पर्सन इज डिटेन्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 1/2 और 1/3 of the period in section 479 subsection 1 as the case may be shall forthwith make an application in writing to the court to proceed with अंडर सेक्शन 479 के सबसेक्शन 1 फॉर द रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। साफ साफ इसमें यही कहा गया कि जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके यहाँ इस तरह के अपराधी होते हैं जिनको कि इस प्रोविज़न के तहत लाभ मिलेगा, या तो वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो या वैसे अपराधी हो जिनको कि सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा न मिली हो। तो ऐसे अपराधियों को चिन्हित करेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बेल के लिए यानी उनके रिलीज़ के लिए, जेल से रिहाई के लिए, उनकी जमानत पर वह लिखेंगे कोर्ट को, कंसर्न कोर्ट को लिखेंगे, जिनके जुडिक्शन में यह आते हैं वहाँ लिखेंगे कि इस तरह के एक्यूज हैं, इनकी पूरी लिस्ट भेजेंगे। देन आफ्टर उनको, ऐसे लोगों को जेल से रिहा किया जाएगा जमानत पर। तो ये सारा प्रोविज़न दिया हुआ है। अब आते हैं कि बेल ग्रांटेड व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है उसका एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। यह आपको सेक्शन 167 था, सेक्शन 167 था आपको CRPC में, यह भी दिया हुआ था प्रोविज़न। तो इस नए कानून में भी यह प्रोविज़न दिया गया है आपको सेक्शन 187 के सबसेक्शन 3 के तहत। यह दिया हुआ है कि वेयर अ पर्सन इज़ इन कस्टडी एंड द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीट। देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी लग गई है वो आदमी जेल के अंदर ही पड़ा हुआ है। भाई उसको जमानत तो दीजिएगा, जमानत दीजिए, ट्रायल चलता रहेगा, सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन जेल में कब तक वह रहेगा। तो इसके लिए भी दिया हुआ है कि ऐसे लोगों को कैसे जमानत मिलेगा, ऐसे लोगों को कैसे बेल मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है 90 डेज़। 90 डेज़ में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसे लोगों को भी बेल पर रिहा किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है प्रोविज़न में 90 डेज़ वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। 90 दिन के अंदर ऐसे अपराधों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है जिसमें कि सज़ा हो या तो डेथ की, ठीक है, डेथ की सज़ा हो, सजाए मौत हो, या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद की सज़ा हो, या इम्प्रिजमेंट या ऐसी सज़ा हो दो कि 10 साल या 10 साल से ऊपर की सज़ा हो। तो ऐसे लोगों के मामले में अगर 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो इन्हें भी बेल पर रिहा किया जाएगा। पॉपुलरली नोन एज, इस तरह यह जो प्रोविज़न है इसे हम डिफ़ॉल्ट बेल भी कहते हैं।
आम बोलचाल की भाषा में इसे डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को भी आपको रिहा करना है जेल से ज़मानत पर। और इसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं, यानी 10 साल से कम के जो ऑफेंसेस हैं, 10 साल से कम का जिसमें सज़ा दिया हुआ है, तो इस तरह के प्रोविज़न में इस तरह के जो अपराध होते हैं उसके लिए भी प्रोविज़न दिया है गया कि 60 दिन के अंदर इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, 60 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। नहीं तो वैसी स्थिति में ऐसे भी जो लोग हैं जिन्होंने कि कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 10 साल से कम की सज़ा है, तो उन्हें भी बेल पर रिहा करना है जब इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हुई। तो 90 दिन और 60 दिन का जो यह प्रोविज़न है यह मैंडेटरी है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देरी करती है, ठीक है, जिसमें कि 10 साल से ऊपर की सज़ा हो, 10 साल या 10 साल से ऊपर, या उम्र कैद या सजाए मौत हो, इस तरह के अपराध होते हैं, उसमें अगर 90 दिन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो ऐसे लोगों को भी जमानत पर रिहा किया जाएगा। और उसके अलावा जो 10 साल से कम के अपराध होते हैं उसमें अगर 60 दिन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट नहीं सौंपती है तो ऐसे लोगों को भी जमानत पर कोर्ट के द्वारा रिहा किया जाएगा। अब एक प्रोविज़न आता है बेल इन बेलेबल ऑफेंस। ये तो हमने पढ़ लिया था कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस पढ़ लिया था, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट बेल पढ़ लिया था, या मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन अंडर ट्रायल जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लिया। अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें कैसे बेल मिलेगा, तो उसमें के लिए भी कानून बड़ा स्पष्ट है। सेक्शन 437 CRPC आपको याद होगा, उसी को नए कानून में सेक्शन उसका दिया हुआ है, सेक्शन 480। तो इसमें क्या कहा जाता है कि when any person accused of or suspected of commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appears or is brought before the court other than high court or court of session, he may be released on bail। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कि गैर जमानती अपराध किया है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उसका हीनियस क्राइम है, कोई गंभीर अपराध है, और ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने लाती है, क्योंकि नियम है कि विदिन 24 आवर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसे मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनकी कोर्ट में लाना है। तो यही बात कही गई है कि ऐसे लोग को गिरफ्तार करके लाया जाता है अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब हो गया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि वह कोर्ट ना तो, क्योंकि लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन क्या, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसका मतलब है कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ऐसे एक्यूज्ड को लाया जाता है तो उन्हें भी बेल पर रिहा किया जाएगा, जमानत पर रिहा किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशन क्या है, तो सेक्शन 480 के जो है सबसेक्शन 1 के 2 प्रोविज़न दिए हुए हैं, प्रोविज़न 1 और प्रोविज़न 2। इसमें कहा गया है कि इट प्रोवाइड्स 2 इंस्टांसेस, 2 परिस्थिति दी हुई है, वेयर द एक्यूज शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। 2 परिस्थिति दी हुई है साहब, ऐसे लोगों की जिनको गिरफ्तार करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लाया जाएगा, उसमें 2 कंडीशन दी हुई है कि ऐसे 2 लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। वो कौन कौन सी कंडीशन है, एक्यूज हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट। ऐसे एक्यूज, ठीक है, जिनको की सज़ा मिली हुई है या तो डेथ पनिशमेंट, ऐसा अपराध उन्होंने किया हुआ है, ऐसे एक्यूज हैं जिन्होंने उस तरह का अपराध किया है जिसमें कि सजाए मौत मिले उन्हें पनिशेबल विद डेथ हो या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या फिर उम्र कैद की सज़ा हो, इस तरह का अगर उन्होंने अपराध किया है तो ऐसे एक्यूज को बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा। या दूसरा कंडीशन दिया, इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। देखिए इसमें कहा गया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, यानी कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या फिर पूर्व में भी उसने ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा आपको डेथ है, डेथ पनिशमेंट है, या उम्र कैद की सज़ा है, या फिर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, या फिर उसने कोई ऐसा अपराध भी किया है, इस तरह के अपराध किए हैं 2 या 2 से ज़्यादा इस तरह का कोई अपराध किया है जिसमें कि वो भी ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर अपराध है, और उसमें जो सज़ा मिली है वह 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, लेकिन लेस देन 7 ईयर्स हैं, तो इस तरह के भी एक्यूज्ड को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें जो बेल नहीं दिया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा। यही सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, लेकिन यह कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। यह कंडीशन किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो बच्चों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, या फिर जो बीमार लोग हैं, सिक पर्सन है, या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन पर यह अप्लाई नहीं होता। उन्हें बेल पर रिलीज़ करना है, भले वो अपराध गंभीर ही क्यों ना हो, चाहे वो उसमें उम्र कैद की ही सज़ा क्यों ना मिले, डेथ पेनल्टी क्यों ना मिले, या 7 साल की सज़ा से ज़्यादा की सज़ा क्यों ना हो,
तो या फिर 3 साल या 7 साल से कम की सज़ा क्यों ना हो, या पहले भी उन्होंने अपराध किया हो, तो उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा, उन्हें बेल मिलेगा। महिलाओं को, बच्चों को, या जो बीमार होते हैं या जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें जमानत कोर्ट को देना है। ठीक है, यही बात कही गई है। वहीं अगर हम सेक्शन 480 के आपको सब सेक्शन 1 में आते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी बेल का विरोध किया जाता है, और इसका आधार यह होता है कि जो अभियुक्त है उन्हें अभी बेल नहीं दिया जा सकता है, एक्यूज्ड को भी बेल नहीं दिया जाता, इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन में जो आइडेंटिफाई किया जाता है विटनेस के द्वारा ऐसे एक्यूज को, विटनेस आइडेंटिफिकेशन में उनकी उसमें इस एक्यूज की ज़रूरत होगी, यह कह के बेल रिजेक्ट किया जाता। तो अब कहा गया है कि इस आधार पर बेल रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, कि यही आधार होगा कि अक्सर ऐसा होता था कि मियर फैक्ट दैट एन एक्यूज में बी रिक्वायर्ड, एक्यूज की ज़रूरत है फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और फॉर पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज शैल नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट बेल। इसमें वही कहा गया कि अगर ऐसे पहले क्या होता था कि यह कह के विरोध किया जाता था, बेल का विरोध किया जाता था पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कि जो एक्यूज है इनकी ज़रूरत इसलिए है कि जो विटनेसेस हैं वह इनको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है उसमें इनकी ज़रूरत होगी, तो इसलिए इनको बेल पे रिलीज़ न किया जाए, इनकी ज़रूरत है, इन्हें अभी जेल में रहने दिया जाए। या फिर अभी जो नया कानून में परिवर्तन हुआ है कि जो आपको पुलिस कस्टडी है वो 15 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, अगर ज़रूरत होती है तो उसमें कहा गया है कि यह भी कोई आधार नहीं होगा कि पुलिस को कस्टडी 15 दिन से ज़्यादा की चाहिए तो इसलिए बेल रिजेक्ट किया जाए, इनके बेल का विरोध हो, तो यह भी कोई बेल रिजेक्शन का आधार नहीं होगा। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दिया गया है। वहीं अगर हम सेक्शन 483 पर आते हैं, यानी कि जो सीआरपीसी आपका 439 सीआरपीसी में जो प्रोविज़न था वही आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 483 है। सेक्शन 483 में जो पावर ऑफ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के बेल की है उसी की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट टू रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल इफ द केस इज सेशन ट्रायबल और पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नोटिस। अगर कोई ऐसा केस है जो कि सेशन ट्रायबल है, ठीक है, यानी उस मामले की सुनवाई जो है आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे उन्हें नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि सज़ा आपको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का हो। तो इस तरह के मामलों में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको नोटिस इशू किया जाएगा। और जो आपके इन्फॉर्मेंट हैं या और एनी अदर पर्सन है उनको उस वक्त सुनवाई के दौरान रहना है। किस तरह के मामले की सुनवाई के दौरान? ऐसे मामले जिसमें जो कि आपको सेक्शन 65 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत दो अपराध सेक्शन 65 और सेक्शन 70 अंडर सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 के तहत अगर कोई अपराध हुआ है तो वैसे अपराधों में जो आपके इन्फॉर्मेंट हैं यानी इनके साथ अपराध हुआ है या उनके परिवार के कोई लोग हैं यानी इन्फॉर्मेंट के द्वारा कोई ऑथराइज्ड किया गया है, कोई अधिकृत व्यक्ति है, उनका रहना उस सुनवाई के तहत उनके दौरान जरूरी है। वो कौन सा ऑफेंस है? तो वही गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ऐसी महिला जिनके साथ गैंग रेप किया गया है और 18 साल के उम्र के नीचे हैं, ठीक है, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। या फिर पनिशमेंट फॉर रेप, ऐसे अपराध जो कि रेप के मामले हो और इसमें जो महिला है उनकी उम्र 16 साल या 12 साल से कम की है, ठीक है, 16 साल या 12 साल। तो इस तरह के मामले में जो एक्यूज्ड इन्फॉर्मेंट है उनका मामले की बेल की सुनवाई के दौरान उनका उपस्थित रहना उनका ज़रूरी है, मैंडेटरी प्रोविज़न दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है आपका सेक्शन 438 CRPC में दिया हुआ था और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 482 है सेक्शन 482 उसके तहत एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इट इम्पावर्स हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, साफ इसमें स्पष्ट है कि जो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब गिरफ्तारी से पहले किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, उसे एप्रीहेंशन है, उसे लगता है कि इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है तो वह गिरफ्तारी से पहले बेल के लिए अप्लाई करता है, उसे ही हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। और यही प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। तो इसके तहत बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो जो एंटीसिपेटरी बेल होता है यह हाई कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट को पावर है, मजिस्ट्रेट कोर्ट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या CGM को, जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं उनको यह पावर नहीं दिया गया है।
अच्छा, एक बात है कि सेक्शन 482 के सब सेक्शन 4 के तहत एक कंडीशन दिया गया। कंडीशन ये दिया है कि एंटीसिपेटरी बेल इज़ नॉट एप्लीकेबल। ऐसे लोगों को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा जिन्होंने कि कैसा अपराध किया है, उन्होंने ऐसा अपराध किया है जो कि सेक्शन 65 या फिर सेक्शन 70 के सब सेक्शन 2 के तहत आता है। तो जो सेक्शन 70 का सब सेक्शन 65 का है, तो सेक्शन 65 है कि रेप ऑफ वुमेन, महिलाओं का रेप किया जाता है जिनकी उम्र 16 साल या 12 साल की हो या उससे कम की हो। ऐसे महिलाओं का जो रेप किया जाता है, तो ऐसे एक्यूज जिनके ऊपर अगर आरोप लगा हुआ है, ऐसे एक्यूज हैं, तो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। इस तरह के अपराध में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। या फिर जो गैंग रेप होता है, गैंग रेप ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो गैंग रेप होता है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज जो होता है, तो इस तरह के भी अपराध में भी आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज का मैं ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है इस वीडियो लेक्चर में, तो आप मुझसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। ठीक है साथियों, नमस्कार।